A very good evening to all of you. So, after completing the provisions relating to Gram Sabha, we need to proceed towards the provisions relating to Gram Panchayat, which have been talked about under Chapter 3, Capital A of the UP Panchayati Raj Act 1947, which starts from the provision 11, Capital A, and thereafter these many provisions talk about these many things. Likewise, 11A talks about the post of Pradhan and Up-Pradhan. 11B talks about election of Pradhan. 11C talks about election of Up-Pradhan and his term. 11D talks about prohibition of holding certain offices. 11E, it states on further bar on holding two offices simultaneously. And lastly, 11F, which talks about declaration of Panchayat area. So now if we start from the provision section 11 capital A, which states about Pradhan and Up-Pradhan of Gram Panchayat. So Pradhan of any Gram Panchayat would be the chairperson or the officiating or the chairing authority of the Gram Panchayat. And in this case as well, जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, वो ऑफिसेस को रिजर्व कर सकती है, प्रधान के ऑफिसेस के लिए पोस्ट रिजर्व कर सकती है फॉर एसटी, एससी एंड बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट। 11B के अंदर इलेक्शन ऑफ प्रधान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू यूपी पंचायती राज एक्ट 1947, इट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रधान। 11B के अंदर ये कहा गया है कि जो प्रधान है ग्राम पंचायत का, इट शैल बी इलेक्टेड बाय द पर्सन्स हु आर रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स, and if at any general election there is the situation that Pradhan is not elected, then in that scenario the state government or any such officer who has been authorized in that behalf may appoint either the administrative committee और एन एडमिनिस्ट्रेटर। यानी हमने प्रधान के लिए जनरल इलेक्शन करना है और अगर हम उसके थ्रू प्रधान नहीं इलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी और ऑफिसर को ऑथराइज करती है इस बिहाफ में, तो वो ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी को अपॉइंट करेगा या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा। And the tenure of this administrative committee would not exceed 6 months as may be specified by the state government in the order. अब यहाँ पर दो नोटेबल पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला नोटेबल पॉइंट ये कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी है और एडमिनिस्ट्रेटर है, चूंकि वो प्रधान ना चुन पाने के सिचुएशन में बनाए गए हैं, तो दे वुड बी डीम्ड टू बी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ग्राम पंचायत, यानी उन्हें ग्राम पंचायत डीम कर लिया जाएगा फॉर द पर्पजेज ऑफ द एक्ट। और दूसरा नोटेबल पॉइंट ये कहता है कि जो प्रधान है उसका ऑफिस इज को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ ग्राम पंचायत, यानी जैसे ही ग्राम पंचायत खत्म होगी का टर्म खत्म होगा, वैसे ही उस प्रधान जो उसको चेयर कर रहा है उसका भी टर्म खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सेक्शन 11 कैपिटल सी की, तो यहाँ पर बात की गई है इलेक्शन ऑफ प्रधान एंड हिज टर्म which has been omitted or maybe repealed by the Amendment Act of 2007. Hopefully kindly verify it. तो 11C के अंदर ही कहा गया है कि जो उप प्रधान है, इट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एंड इन रिलेशन टू द पोस्ट ऑफ उप प्रधान देयर इज दिस नोटेबल पॉइंट कि अगर कोई ग्राम पंचायत उप प्रधान को इलेक्ट करने में फेल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में लाइकवाइज द ग्राम सभा likewise the not the gram sabha, likewise the pradhan in this situation also prescribed authority would nominate any member as up pradhan, और वो उप प्रधान को डीम्ड किया जाएगा टू बी ड्यूली इलेक्टेड, यानी ऐसा मान लेंगे कि हमने उसे नॉमिनेट नहीं किया है बल्कि इलेक्ट करके ही लेकर आए हैं। अब इनका भी जो टर्म है वो कमेंस करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन और नॉमिनेशन एंड इट वुड एक्सपायर विद द टर्म ऑफ द ग्राम पंचायत। रिमूवल की अगर बात करें तो वो सेक्शन 14 में जैसे रिमूवल ऑफ प्रधान बताया गया है, एग्जैक्टली दैट मैनर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 11 कैपिटल डी। इसमें कहा गया है कि आप कौन कौन से दो ऑफिसर्स साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकते। पहला है प्रधान और पंच का, दूसरा है मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। एक से ज़्यादा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत आप नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आप एक टाइम पे मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत और पंच नहीं हो सकते हैं। ऑल्सो लास्टली यू कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन मोर देन 1 ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत।
Now let's talk about the office, this system of ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल की LSG बॉडी है, इसको सेक्शन 12 में बताया गया है। अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हमने डेफिनेशन क्लॉज किया था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, तो उस डेफिनेशन क्लॉज में हमने जब ग्राम पंचायत की डेफिनेशन की थी सेक्शन 2H के अंदर, तो वहाँ पर यही कहा गया था कि ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बनाई जा रही है अंडर सेक्शन 12 वुड बी कंसिडर्ड एज अ ग्राम पंचायत। एंड अकॉर्डिंगली अब देख लेते हैं सेक्शन 12 में क्या कहा गया है कि हर पंचायत एरिया के लिए देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्राम पंचायत, और उसका नाम वही होगा जो उस पंचायत एरिया का नाम होगा। Likewise, every gram panchayat would have a nature of a body corporate. Now, what is this body corporate? They would be having perpetual succession. They will be having their own name, and they can sue others and be sued by their own name. Right? फिर है कि कोई भी ग्राम पंचायत किनको कंसिस्ट करेगा, पहला तो प्रधान और दूसरा मेंबर्स, जो कि इस पॉपुलेशन नॉर्म के हिसाब से दीज मेनी मेंबर्स हो सकते हैं। Now if we talk about the term of ग्राम पंचायत, it would be 5 years. अब इलेक्शन की अगर बात करें तो कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस के हिसाब से रेगुलर इलेक्शंस इंश्योर करने हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रोविज़न बनाया गया कि अगर कोई ग्राम पंचायत डिज़ोल्व हो रही है तो उसके डिज़ोल्व होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कंडक्ट करा लेने हैं। अब ये जो टर्म है मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत का, इट वुड ऑल्सो बी को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ ग्राम पंचायत। यहाँ पर भी सीट्स रिजर्व की जाएंगी SC ST OBC के लिए। OBC के लिए अगेन 27% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं अलाउ किया जाएगा। दिस रिजर्व्ड सीट्स वुड बी अलॉटेड ऑन द रोटेशन बेसिस। अगेन जो डिटर्मिनेशन है बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन का, इट वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एनी सर्वे विच इज़ टू बी कैरिड आउट। फिर हमने विमेन रिजर्वेशन के बारे में भी रिकमेंडेशंस पढ़ी हैं, तो अगेन उसी की लाइंस में यहाँ पर भी SC ST BC क्लास की विमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। फिर पूरी विमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा, एंड दैट वुड ऑल्सो बी अलॉटेड बाय रोटेशन। नोटेबल पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो प्रधान है इवन दैट वुड बी डीम्ड एज अ मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। सेक्शन 12 के अंदर अब मैनर ऑफ इलेक्शन की बात की गई कि ये जो इलेक्शन है वो कैसे किया जाएगा। ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के द्वारा किया जाएगा। 12AA के अंदर बात की गई है अलाउंसेस टू प्रधान, उप प्रधान एंड मेंबर्स की, यानी उन्हें हम कैसे, तो वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अकॉर्डिंगली दे विल बी प्रोवाइडेड दी स्पेसिफाइड अलाउंसेस। 12B में मीटिंग दी हुई है ग्राम पंचायत की, जिसका मतलब है कि आपको महीने में एक बार मीटिंग करनी ही करनी है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के यानी अपने बनने के किसी भी ग्राम पंचायत को अपनी पहली मीटिंग उसके बनने के 30 दिन के अंदर अंदर कर लेनी होगी। Now, if we talk about the superintendent's direction and control of the conduct of election of the offices of प्रधान और प्रधान एंड मेंबर, तो हम 12BB के अंदर देखते हैं कि ये पावर वेस्ट की गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर, जिसके रिलेशन में वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर को भी बनाते हैं। And the date of the election would be determined by the state government, but obviously with the consultation of the state election commission. Next is जो आपका district magistrate है, उन्हें conduct करनी होंगी ये elections, and in relation to that वो किसी भी local authority को, किसी भी management को या किसी भी educational institution को जो state से grant receive करते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि आपको अपना सहयोग इस election को conduct कराने में देना होगा। सेक्शन 12BCA के अंदर बोला कि उसी रिलेशन में, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के रिलेशन में, जो DM है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो किसी भी प्रोमाइसिस, व्हीकल, वेसल और एनिमल को इलेक्शन पर्पसेस के लिए रिक्विजिशन कर सकते हैं, रिक्विजिशन मांग सकते हैं उनका। फिर 12BCB के अंदर बोला गया कि जिन चीज़ों की रिक्विजिशन आप मांग रहे हैं उसके रिलेशन में आपको रिलेटेड लोगों को कॉम्पनसेशन देना होगा, या तो रेंट के फॉर्म में या तो रीजनेबल एक्सपेंसेस के फॉर्म में। फिर 12BCC के अंदर बोला गया है कि इलेक्शन से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन DM के पास ये पावर है कि वो उस ऑप्शन इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। 12BCD के अंदर बोला गया है कि अगर वो किसी प्रोमाइसिस को रिक्विजिशन कर रहे हैं तो उस प्रोमाइसिस में एंट्री करने का और उस प्रोमाइसिस को इंस्पेक्ट करने का पूरा पावर उनके पास होगा। सेक्शन 12C में बोला गया है कि अगर आपको ये इलेक्शंस को चैलेंज करना है तो यू कैन डू सो ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ या तो ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस, और या तो आप ये बता दें, ये ग्राउंड बनाएं कि जो ये नॉमिनेशन है या कैंडिडेचर है वो इम्प्रॉपरली एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया है, या तो फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ द एक्ट हुई है।
सेक्शन 12E में ओथ ऑफ ऑफिस की बात की गई, यानी 11A, 12, 43 एंड 44. काइंडली करेक्ट दिस 43, दो बार 43 यहाँ पर लिख गया है. 11A, 12, 43 और 44, यानी कि आपका प्रधान उपप्रधान, आपका ग्राम पंचायत के मेंबर्स, आपका न्याय पंचायत के सरपंच, सहायक सरपंच, ये जितने भी ऑफिसेज हैं इनको ऑफिस में एंटर करने के लिए ओथ और ऑफर्मेशन लेनी ज़रूरी है. और अगर ये उस ओथ को लेने से मना करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने वो ऑफिस वेकेट कर दिया है. 12F में इनके रेजिग्नेशन की बात हुई है, तो रेजिग्नेशन बाय राइटिंग इन देयर अंडर देयर हैंड वो दे सकते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट. फिर 14 के अंदर विच इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिमूवल ऑफ प्रधान. तो रिमूवल ऑफ प्रधान में 3 कॉम्पोनेंट्स याद रखने हैं आपको. पहला कॉम्पोनेंट आपको ये याद रखना है कि उसके लिए रिमूवल ऑफ प्रधान के लिए स्पेसिफिकली मीटिंग कन्वीन की जाएगी. दूसरी चीज़, आपको ये मीटिंग 15 दिन की प्रायर नोटिस देने के बाद ही कन्वीन करनी है और अकॉर्डिंगली आप उस मीटिंग के अंदर प्रधान को 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से आप प्रधान को रिमूव कर सकते हैं. Now if we talk about the functions of ग्राम पंचायत, तो ये सेक्शन 15 और 16 में बताए गए हैं. तो यहाँ पर बोला गया है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ग्राम पंचायत को ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे विच आर 30 इन नंबर. 30 इन नंबर. हम स्टेप वाइज हर एक फंक्शन देखेंगे. पहला है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से जुड़े हुए प्रमोशन और डेवलपमेंट. फिर आ जाता है आपका लैंड डेवलपमेंट, जिसमें लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, लैंड का कंसोलिडेशन हो सकता है, सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है, और फिर इन्हीं तीनों चीज़ों को करने के लिए गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज को असिस्ट करना. माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, इसको मैनेज और असिस्ट करना. और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, ये भी वन ऑफ द फंक्शन है ग्राम पंचायत का. Then next is animal husbandry, dairying, poultry, fisheries, social and farm forestry, minor forest produce, small industries, cottage village industries, rural housing, drinking water, fuel and fodder land, road, culvert, bridges, ferries, waterways and other means of communication, इन पे ध्यान देना. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे ध्यान देना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स पे ध्यान देना, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स के ऊपर ध्यान देना, एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देना, टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना, एडल्ट एंड इनफॉर्मल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल अफेयर्स, मार्केट्स, फेयर्स, मेडिकल सैनिटेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैटरनिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटार्डेड के लिए स्पेसिफिकली, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन जिसमें सोशल जस्टिस को इंश्योर करने की बात हुई है, तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे हम PDS कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी असेट्स, फैमिली वेलफेयर. सो दीज आर सर्टेन फील्ड्स जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है ग्राम पंचायत को, जिनसे रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. In addition to section 15 या in addition to the list enumerated under section 15, section 16 में भी कुछ ऐसे फंक्शंस बताए गए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ग्राम पंचायत को असाइन कर सकती है. वो 3 है. पहला है फॉरेस्ट, उस पंचायत एरिया में लोकेटेड फॉरेस्ट की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस. दूसरा है वेस्टलैंड, पास्चर लैंड और वेकेंट लैंड जो सरकार को बिलोंग करती है, उसका मैनेजमेंट. और तीसरा है कलेक्शन ऑफ एनी टैक्स और लैंड रेवेन्यू प्लस मेंटेनेंस ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. तो ये कुछ सारे फंक्शंस हैं जो किसी भी ग्राम पंचायत को परफॉर्म करने होते हैं यूपी के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स there are some important concepts which you need to know, which is one of which is Bhumi Prabandhak Samiti and functions of Bhumi Prabandhak Samiti. The other one is the Gaon Fund, and the last one is your Finance Commission. तो सेक्शन 28 कैपिटल ए और 28 कैपिटल बी के अंदर भूमि प्रबंधक समिति और उनके फंक्शंस के बारे में बात हुई है. नाउ व्हाट इज दिस भूमि प्रबंधक समिति? बेसिकली ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधक समिति का काम करती है एंड इसके अंदर इनके फंक्शंस ये हैं कि इन्हें अपने एरिया के अंदर, अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो भी लैंड है जो बिलोंग करती है, जो वेस्ट करती है इनमें, उसकी अपकी प्रोटेक्शन और सुपरविजन के ऊपर ध्यान देना होता है. दैट इज भूमि प्रबंधक समिति एंड देयर फंक्शंस. इफ यू टॉक अबाउट गांव फंड, तो वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ सम कमिटीज रिलेटिंग टू LSG स्टेट कि हर विलेज को अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर ध्यान देना चाहिए. एंड इन रिलेशन टू दैट
गांव फंड का कॉन्सेप्ट इन्फ्यूज़ किया गया कि वो अपने लिए कोई फंड्स बना सकते हैं, जो सेक्शन 32 में बोले गया। फिर 32 कैपिटल ए के अंदर फाइनेंस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की भी बात हुई है, जो मदद करता हो फंड्स को रीलोकेट करने में, एलोकेट करने में, ताकि ये सारे जितने भी LSG बॉडीज़ हैं वो एफिशिएंटली विदाउट दी lack of proper funding they could efficiently work on their allotted functions, right? फिर आ जाइए जो आपके सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है, विच इज़ न्याय पंचायत। न्याय पंचायत UPPR एक्ट के चैप्टर 6 में डिस्कस किया गया है अंडर सेक्शन 42 to 94 कैपिटल A, but we are not going to discuss all of the provisions as only few of the provisions are of relevance। जिसमें से पहला प्रोविजन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत। अगर आपको डेफिनेशन क्लॉज याद आ रही हो जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था, तो वहाँ पर हमने सेक्शन 2 सब क्लॉज A के अंदर न्याय पंचायत की डेफिनेशन देखी थी, और वहाँ पर उन्होंने रेफर कर दिया था कहाँ की तरफ, सेक्शन 42 की तरफ। अब सेक्शन 42 के अंदर देख लेते हैं क्या कहा गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर डिस्ट्रिक्ट को सर्कल्स में डिवाइड करेगी और हर सर्कल के लिए अकॉर्डिंगली न्याय पंचायत बनाएगी, जहाँ पर मिनिमम 10 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 25 मेंबर्स होंगे। नंबर ऑफ पंच कैसे डिटर्मिन होंगे, यानी जो भी प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ होगी उस न्याय पंचायत की 10 से 25 के बीच में, उसके 2/3 स्ट्रेंथ वुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ पंचायत। 43 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ पंचायत एंड देयर टर्म के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में अपॉइंट द members out of the members of the ग्राम पंचायत ओनली। सेक्शन 44 में फिर इलेक्शन ऑफ सरपंच और सहायक सरपंच की बात की गई है, जिन्हें सिलेक्ट किया जाएगा अमंग द पंच, और कौन से लोग, जो वो 2 लोग जो कि प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए लायक हों। 45 के अंदर, सेक्शन 45 के अंदर टर्म ऑफ पंच बताया गया है, विच इज़ ऑल्सो को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ ग्राम पंचायत। फिर 49 पे आ जाइए। 49 के अंदर बेंच ऑफ न्याय पंचायत की बात हुई है। द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2A ऑफ UPPR एक्ट 1947 which talks about the definition of न्याय पंचायत, उन्होंने 42 रेफर किया था एंड ऑल्सो स्टेटेड अ बेंच। तो वो बेंच यहाँ पर बात की गई है उसके बारे में। तो बेंच वुड कंसिस्ट ऑफ 5 पंचायत जो क्या करेंगे, केसेस का डिस्पोजल करेंगे और इंक्वायरीज करेंगे। बट दिस प्रोविजन ऑफ क्रिएटिंग बेंचेस consisting of 5 panchayats would not stop the government or the state government from constituting any special bench। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी स्पेशल मैटर को सुनने के लिए या स्पेशल केस को डिस्पोज करने के लिए, किसी स्पेशल इंक्वायरी को करने के लिए कोई स्पेशल बेंच बनाने की ज़रूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल वैसा कर सकती हैं। एंड विद दिस वी कंक्लूड ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर द UP पंचायती राज एक्ट 1947।